तो यस्टरडे हमने किया था कि PCl5 अपनी जो कोवलेंसी है उसको 5 कैसे एक्सटेंड करता है। ओके। और क्यों कर पाता है। और डाउन दी ग्रुप जो है वो जैसे बिस्मथ है वो BiCl5 नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा। क्योंकि बिस्मथ जो है वो ये वाली एक्साइटेशन अपने एस के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी अनपेयरिंग नहीं करवा पाता बाय एक्साइटेशन। ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। कल हमने लास्ट टाइम इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था। अब आगे हम उसी केमिकल प्रॉपर्टीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। जैसे अब बात आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ पी ब्लॉक के लिए। आपके पास चाहे वो हो ग्रुप 15 बी ब्लॉक में, चाहे हो ग्रुप 16 कौन सा होता है, चाहे हो ग्रुप 17, इन सभी ग्रुप्स के जो पहले पहले मेंबर है ना वो थोड़ा सा हट के चलते हैं अपने बाकी ग्रुप मेंबर से। ठीक है। क्यों ऐसे हट के चलते हैं उसका रीजन ये है क्योंकि हर ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो एक तो साइज में बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली छोटा होता है। दूसरा, हर ग्रुप के पहले मेंबर में डी ऑर्बिटल नहीं होते, एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी नहीं होते। क्योंकि इनका जो लास्ट शेल फिल होता है वो कौन सा होता है, वो सेकंड होता है और डी की स्टार्टिंग थर्ड शेल से होती है। ओके। एक तो इनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होते, दूसरा इनका साइज बहुत छोटा होता है। ओके। इस वजह से ये एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा शो करते हैं एज कंपेरिजन टू देयर अदर ग्रुप मेंबर्स। ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा ऑपोजिट ही चलेंगे अपने, क्या बोल सकते हैं, ग्रुप मेंबर से। ओके। सिद्धू मूसे वाला गाना याद आ जाता है मेरे को, दुनिया के ऑपोजिट चलता। बस वही हिसाब है इनका भी। ठीक है। तो थोड़ा सा इनमें ऑपोजिट कैरेक्टर होगा बाकी अपने ग्रुप मेंबर्स के अकॉर्डिंग। ओके। तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है उसमें एक्सेप्शनल करेक्टर बहुत ज्यादा होंगे अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के अकॉर्डिंग। ओके। जैसे इसमें पहला पॉइंट यही निकल के आता है। जैसे अगर हम ग्रुप 15 की बात करें, ग्रुप 15 में क्या आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, नहीं, एंटीमनी फिर बिस्मथ। ओके। तो आपके पास फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये चारों के चारों अपनी कोवलेंसी 5 एक्सपेंड करवा सकते हैं। ओके। वो बात अलग है कि ये वाले दोनों करवाना चाहते नहीं है क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बट इनकी भी कोवलेंसी 5 तक एक्सपेंड हो सकती है। ओके। बट नाइट्रोजन एक ऐसा आपके पास है, इसकी कोवलेंसी कभी भी 5 एक्सपेंड नहीं हो सकती। मतलब ये कभी भी आपको कोई ऐसा कंपाउंड नहीं मिलेगा जिसमें नाइट्रोजन ने 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हो, क्योंकि बना ही नहीं सकता। ओके। ये पॉइंट इसलिए नोट करने वाला है कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी 4 हो सकती है। और ज्यादा से ज्यादा, हद से हद ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा कभी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता ये। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 हो जाती है। ओके। ऑक्सीजन स्टेट +5 हो जाती है, बट कोवलेंसी अप टू 4 से ज्यादा नहीं, ये नहीं शो कर सकता। इसका रीजन क्या है, बट वाई, ऐसा क्यों है। उसका रीजन है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। अब आप बोलोगे कैसे एब्सेंट होता है, एक्सप्लेन करो इसको। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p3, और 2d तो होता ही नहीं है, आपको पता है डी की स्टार्टिंग 3 से होती है। ओके। तो इट मींस, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन के केस में ऐसे एक्सप्लेन करूंगा मैं, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 2s और 2p। 2d तो है ही नहीं। अगर 2d होता तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइड करके भेजते, तब 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनते। और जब 5 हाफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते तभी 5 कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, जैसे ये फॉस्फोरस के केस में बनते हैं। तभी तो फॉस्फोरस ने कोवलेंसी 5 शो करवाई। बट नाइट्रोजन के केस में एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन अपनी कोवलेंसी 5 शो नहीं करवाता। फिर आप बोलोगे कि सर ठीक है, बात तो आपकी सही है, तो अगर 5 शो नहीं करवाता तो ये 4 कैसे शो करवाता है। नाइट्रोजन के केस में तो ऐसा होता है 2s2, 2p3। तो इसमें तो सिर्फ 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही होते हैं, तो इसकी कोवलेंसी तो 3 होनी चाहिए फिर, क्योंकि ये 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। चौथा भी बना सकता है,
फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल भी कोवलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कैसे? जिसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर होने वाले हैं दोनों यही प्रोवाइड करेगा, दूसरे वाला एटम कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन यही कंट्रीब्यूट करेगा, बी जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बट शेयर दोनों करवाएंगे। इस तरह का जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो इट मींस नाइट्रोजन अपनी कोवलेंसी 4 भी एक्सपेंड तभी करवा पाता है, उसमें भी एक कंडीशन होती है कि एक जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी द कोऑर्डिनेट कोवलेंट। इसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कोऑर्डिनेट कोवलेंट या डेटिव, दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए HNO3, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। जैसे कि मैंने बोला नाइट्रोजन अपनी ऑक्सीजन स्टेट +5 शो करवाता है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, बट इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने बना रहा है नाइट्रोजन? देखो, 2 बॉन्ड इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, टोटल कितने बॉन्ड बने? 4। 4 से ज्यादा वाला कोई है ही नहीं कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन 4 से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर नाइट्रोजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ओके, और इसमें अगर इसकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन करूं कि कैसे हुई है बॉन्डिंग ये वाली, कि नाइट्रोजन ने ये 4 बॉन्ड कैसे बनाए हैं, तो देखो, नाइट्रोजन की क्या थी आपके पास? 2s2 2p3, ये वाला ऑक्सीजन जिसके साथ ये एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, दूसरा पाई। जब भी डबल बॉन्ड बनता है उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ओके, तो एक इस ऑक्सीजन ने एक ऑर्बिटल यूज किया नाइट्रोजन का टू मेक पाई बॉन्ड, एंड दूसरा ऑर्बिटल यूज किया टू मेक सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो गया ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये वाला एक्सप्लेन हो गया। ये OH के साथ, ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया है इसने, OH वाले ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, उसकी एक्सप्लेनेशन ये हो गई। ओके, और बाकी जो नाइट्रोजन का ये वाला ऑर्बिटल है जिसमें 2s2 होता है, ये फुल फिल्ड, ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड बनाता है। डेटिव बॉन्ड का मतलब क्या है? इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के। इस ऑक्सीजन ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करा है। ठीक है, तो इट मींस नाइट्रोजन अपनी कोवलेंसी 4 भी तभी शो करवा पा रहा है जब एक डेटिव बॉन्ड बना रहा है और 3 सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ओके, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा, क्वेश्चन भी ऐसे देखने को मिलते हैं कि व्हाई नाइट्रोजन कैन नॉट शो कोवलेंसी 5। ओके, रीजन इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्योंकि डी ऑर्बिटल अगर होता तब ये फॉस्फोरस के जैसे, जैसे ये फॉस्फोरस करवाता है एक्साइटेशन, यहाँ से यहाँ एक्साइटेशन करवा देता है, उसके बाद 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बना लेता है, और जब 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे तो 5 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, प्योर वाले कोवलेंट। ओके, तो ये इसके केस में, नाइट्रोजन के केस में पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ओके, ओके, वो ही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको अभी बताया ना, इवन ये नाइट्रोजन के लिए नहीं, मैंने बोला ना ग्रुप 16 और ग्रुप 17 का भी जो फर्स्ट मेंबर है वो भी अपने ग्रुप से थोड़ा सा एनोमलसली ही बिहेव करता है। नाइट्रोजन शो एनोमलस बिहेवियर इन ग्रुप 15, व्हाई? गिव केमिकल एविडेंसेस फॉर दिस सेम। और ये जो एनोमलिटीज हैं ये जो शो करता है, इनके कुछ एक एग्जांपल भी दो अगर हैं तो, केमिकल एग्जांपल। पहले रीजन देख लेते हैं कि वो अपने ग्रुप 15 से डिफरेंट बिहेवियर कैसे शो करता है। पहला है स्मॉल साइज, ग्रुप में सबसे छोटा होता ही नाइट्रोजन है ग्रुप 15 में। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको पता है ना टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, हमने ट्रेंड बढ़ाया है इसका। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई है, आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है एज साइज इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ग्रुप में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? नाइट्रोजन की। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल फॉर्म ना करने की, सॉरी, डी ऑर्बिटल ना होना भी एनोमलस बिहेवियर का कारण है। और एक और लास्ट है, दैट इज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड मैंने बताया था ना, नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ये पाई बॉन्डिंग बड़ी अच्छी करवाता है, तभी तो नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इन तीन में से एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। ओके, अब इसके केमिकल एविडेंसेस।
नाइट्रोजन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आपने देखा होगा साइनाइड, Cn नेगेटिव। ओके, Cn नेगेटिव, इसको ऐसे बनाओ। साइनाइड के केस में भी क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद आपने देखा होगा नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल। ओके, उसके बाद NO पॉजिटिव मॉलिक्यूल। तो इनमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्यों बन पाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक बड़ा अच्छा पाई बॉन्ड फॉर्मिंग करने वाला एलिमेंट है। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बड़े अच्छे बनाता है ये। बट कंडीशन ये है कि जो दूसरा एटम है वो भी छोटा हो साइज में और उसकी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। जैसे आपको पता है ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इज हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन की भी ठीक ठाक ही होती है, 2.5 होती है, ज्यादा कम भी नहीं है। ओके, और इसका और दूसरा रीजन क्या है, मतलब दूसरा केमिकल एविडेंसेस क्या है इसकी एनोमलस बिहेवियर का, कि ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो बाकी ग्रुप मेंबर हैं नाइट्रोजन के, बाकी ग्रुप मेंबर -3 बहुत कम शो करते हैं, बहुत ही ज्यादा रेयर। बट नाइट्रोजन बहुत इजीली अपनी -3 ऑक्सीजन स्टेट शो कर देता है। जैसे CaN2NH3, इनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, -3। ओके, अब आप कई बार सोच रहे होगे कि सर इसमें कैसे -3 स्टेट है नाइट्रोजन की। कैल्शियम बनाता है +2 वाला आयन, नाइट्रोजन ने -3 बनाया होगा, तभी तो फॉर्मूला ये बना Ca3N2, क्रिस क्रॉस मेथड। तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, -3 इन केस ऑफ दिस। ओके, तो ये हो गए केमिकल एविडेंसेस ऑफ दिस एनामलस बिहेवियर। ये एनामलस बिहेवियर है क्योंकि बाकी जो ग्रुप मेंबर हैं जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते, ये सिंगल बॉन्ड बनाना ही प्रेफर करते हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड बनाना प्रेफर करते ही नहीं है, ना अपने साथ ना किसी और के साथ। ठीक है, और यूजुअली ये -3 भी शो नहीं करवाते, ये +3 और +5 में ही रहते हैं, -3 पे बहुत कम आते हैं। ओके, और नाइट्रोजन का तो मैंने आपको ये भी बताया था कि नाइट्रोजन इवन +1 +2 +3 +4 भी शो करवा देता है, -3। ओके, ये बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीजन स्टेट शो करता है नाइट्रोजन। ओके, अब आगे एक क्वेश्चन बनता है नाइट्रोजन से रिलेटेड ही है। डाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, वाई? रूम टेम्प इनर्ट होने का मतलब क्या होता है, रिएक्टिव ना होना। इनर्ट का मतलब जो जो पर्टिकुलर कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ओके, तो नाइट्रोजन इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, क्यों? इसका रीजन आपको पता ही है, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको तोड़ने में एनर्जी बड़ी लगनी है। दिस इज द रीजन दैट डाइनाइट्रोजन इज inert at room temperature because high bond dissociation enthalpy of nitrogen nitrogen triple bond. This is the reason for the inertness of nitrogen. Okay, clear? बट यहां से एक और पॉइंट निकल के आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाए और दूसरी तरफ फॉस्फोरस और फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाए, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, हाइपोथेटिकल केस की बात कर रहा हूँ, कि जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड, दो नाइट्रोजन ने भी सिंगल बॉन्ड बनाया, इनफैक्ट ये बनाते ट्रिपल बॉन्ड है, बट मान लो सिंगल बनाया, और दो फॉस्फोरस ने भी सिंगल बनाया, तो इन दोनों में से किसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा? हमें लगता है नाइट्रोजन का, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस फॉस्फोरस का स्ट्रांग होता है एज कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ये जो लोन पेयर बचेंगे नाइट्रोजन के ऊपर, ये वाले, ठीक है, और ये साइज में भी बहुत छोटे हैं, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, ये वाले को, तो ये अपना बॉन्ड खुद ही तोड़ लेते हैं। ओके, वेयर एज जो फॉस्फोरस फॉस्फोरस का बॉन्ड होता है, फॉस्फोरस आर बिग इन साइज, तो उस केस में इनके लोन पेयर
तो स्टूडेंट्स वॉइस लैग की वजह से मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं कह रहा था कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो सिंगल बॉन्ड होता है, ओके, वो वीक होता है एज कंपेरिजन टू फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। ओके, बट एक्सेप्ट हम एक्सपेक्ट तो ये करते हैं कि ये स्ट्रांग होना चाहिए था, ये वीक होना चाहिए था, क्योंकि इनके केस में बॉन्ड का लेंथ छोटा होगा, तो बॉन्ड लेंथ छोटा होने का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होना। बट नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड से वीक क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो लोन पेयर बचते हैं, ये लोन पेयर अपने ही बॉन्ड पेयर को, ड्यू टू स्मॉल साइज, ये आपस में बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेटी में होते हैं। उस अप्रोक्सीमेटी की वजह से ये इस बॉन्ड पेयर को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं, और इस रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। बट फॉस्फोरस का बड़ा साइज होता है, तो उसके केस में आप इनमें आपस में इनके लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को इतना ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ इतनी वीक नहीं होती जितनी इसकी हो जाती है। ओके, तो ये रीजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन द सिंगल फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यही रीजन है कि आपके पास नाइट्रोजन सिर्फ N2 मॉलिक्यूल बनाता है, फॉस्फोरस कैसा मॉलिक्यूल बनाता है, P4। और P4 की बॉन्डिंग मैंने आपको दिखाई थी ना कैसे होती है, इट इज लाइक दिस। मतलब अच्छा कैटिनेशन एबिलिटी है इसमें। कैटिनेशन एबिलिटी क्या होती है, अपने जैसे ही दूसरे के साथ बॉन्ड करने की एबिलिटी, और आगे से आगे बॉन्ड बनाते जाने की एबिलिटी। जैसे कार्बन की बड़ी अच्छी कैटिनेशन एबिलिटी होती है, वो आगे से आगे जुड़ता ही जाता है कार्बन जैसे के साथ, अपने जैसों के साथ, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। और फॉस्फोरस में भी वो एबिलिटी है थोड़ी बहुत। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस फॉस्फोरस जो सिंगल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। बट अगर नाइट्रोजन ऐसे बनाने की ट्राई करेगा, तो मान लो नाइट्रोजन भी ये चीज बनाने की ट्राई कर रहा है, N4, बट नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड तो होता ही बड़ा वीक है, तो ये बनता ही नहीं है। इसीलिए तो ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला कंपाउंड N4 इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता। बट P4 एग्जिस्ट कर जाता है, बिकॉज फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड इज अ हैविंग अ सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, और ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक होता है बहुत ज्यादा, यही रीजन है कि नाइट्रोजन हैज वीक कैटिनेशन टेंडेंसी, कि नाइट्रोजन कैटिनेशन नहीं करवा पाता। कैटिनेशन का मतलब क्या है, आगे से आगे ही अपने जैसे के साथ जुड़ते जाना, वो कैपेबिलिटी नाइट्रोजन में नहीं होती। नेक्स्ट, अब केमिकल, जैसे मैंने बोला कि हम ग्रुप 15 की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ग्रुप 15 की है हमारे पास, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स टूवर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के टूवर्ड रिएक्टिविटी, और रिएक्शन करने के बाद कौन सा कंपाउंड बनाते हैं उसकी डिस्कशन करनी है हमने। ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म्स हाइड्राइड ऑफ फार्मूला MH3 विच इज ट्रायगोनल पिरामिडल इन शेप। ऐसी शेप होती है, इसको शेप, इस शेप को क्या बोलते हैं, पिरामिडल शेप। ओके, दिस शेप इज कॉल्ड एज द पिरामिडल शेप। ओके, और इस पिरामिडल शेप में मेटल की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन और शेप वाला कंसेप्ट समझना है, तो केमिकल बॉन्डिंग की जो वीडियो सीरीज है, तो मैं उसमें से लेक्चर आपको भेज दूंगा ग्रुप में, या आप खुद देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा ये। ओके, तो इट मीन्स जितने भी ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स हैं, उनके जो हाइड्राइड हैं, उनका फॉर्मूला कैसा होता है, MH3, और उनकी शेप कैसी होती है, पिरामिडल, और ज्योमेट्री जिससे वो ड्राइव हुई होती है शेप, वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। जैसे एग्जांपल के लिए ग्रुप 15 के सभी एलिमेंट्स के हाइड्राइड कौन कौन से हैं, ये लिख दिए आपको, ये वाले हैं। जैसे NH3 का, जो नाइट्रोजन का हाइड्रेट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH3, जिसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। फॉस्फोरस के हाइड्रेट को क्या बोलते हैं, PH3, फॉस्टीन। आर्सेनिक वाले को क्या बोलते हैं, अर्साइन। ये जो एंटीमनी है, इसको क्या बोलते हैं, सिबिन। और जो बिस्मथ का हाइड्राइड है, इसको क्या बोलते हैं, बिस्मुथाइन। ओके, दीज आर द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। सभी की शेप कैसी होती है, पिरामिडल। और जो मेटल है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करवाता है, sp3, जिसमें एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं उसके अराउंड। ओके,
तो ऐसे वाले हाइड इन सभी की अगर आपको NH3 की शेप बनानी आ जाए तो आपने ऐसे बनाना है, यहाँ पे नाइट्रोजन लिख देना बस मेटल की जगह। PH3 की बनानी आ जाए तो यहाँ पे मेटल की जगह फॉस्फोरस लिख देना है। अगर ASH3 की बनानी आ जाए तो यहाँ पे मेटल की जगह AS लिख देना है। ओके, क्लियर। अब हम डिस्कशन करते हैं कि इन हाइड्राइड्स में आपस में कैसा ट्रेंड होता है, इनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले डिस्कस करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है थर्मल स्टेबिलिटी, कि अगर आप उस पर्टिकुलर कंपाउंड को जैसे अमोनिया को हीट करोगे तो वो कहीं डिकम्पोज तो नहीं हो जाएगा। अगर डिकम्पोज इजिली हो जाएगा उसका मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, और अगर इजिली डिकम्पोज नहीं होगा इट मीन इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है हाउ इजी इट कैन बी डिकम्पोज। ओके, decreases down the group because of increase in size of element which result in the weaker bond। NH3 के केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड छोटा होगा तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। अगर मैं इसकी बात करूं PH3 की, PH3 के केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बड़ा होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होने की वजह से ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। तो इसको डिकम्पोज करना इजी है, इसको हीट करोगे तो इसके बॉन्ड ये टूट जाएंगे बड़े इजीली। और ASH3 में तो और ज्यादा वीक होंगे, SBH3 में तो और वीक होंगे, और BiH3 में तो और वीक होंगे। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये जो हाइड्राइड्स बन रहे हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के, these hydride will have lesser in the stability। okay, because of their big size their bond will be their bond is elongated and elongation of bond leads to the weakening of bond। okay, तो इसलिए डाउन द ग्रुप आने पे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। ओके, बिकॉज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाती है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग करेक्टर। अब रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है या उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इसकी एक और डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन की टर्म में, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है उसको क्या बोलते हैं कि वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, उसकी रिडक्शन हो रही है। ओके, अगर मान लो दो सब्सटेंस हैं A और B और ये आपस में रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं, ए अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको देता है तो इट मींस ए जो है वो खुद क्या हो रहा है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना। और बी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। ए ने इलेक्ट्रॉन दिए बी को तभी ये बी रिड्यूस हो पाया, तो इट मींस ए क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको हम बोल लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और बी क्या है, बी होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि बी की वजह से ए की ऑक्सीडेशन हो पाई। अगर बी ना होता तो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता, अगर इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट ना करता तो ए जो है उसकी ऑक्सीडेशन ना होती। तो इट मींस जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो उसको क्या बोलते हैं कि वो कौन सा एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस करवा रहा होता है। और जिसकी खुद की रिडक्शन हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, रिड्यूसिंग करेक्टर, मतलब इनकी रिड्यूसिंग एबिलिटी कि अमोनिया PH3 इनमें से कौन जल्दी रिड्यूस होता है, सॉरी कौन जल्दी दूसरे को रिड्यूस करता है। खुद इन्होंने ऑक्सीडाइज ही होना है, दूसरे को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी को बोलते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर। ओके, जैसे कि हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे जैसे PH3 है इसकी डिकम्पोजिशन इजी होती है एज कंपेरिजन टू NH3, क्योंकि PH3 की थर्मल स्टेबिलिटी अभी बढ़ा ना, थर्मल स्टेबिलिटी PH3 की थर्मल स्टेबिलिटी कम है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा। और जब हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा तो उतनी ही जल्दी दूसरे वाले में जाएगा।
और किसी में हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब क्या होता है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। और ये हाइड्रोजन किसकी वजह से आ रहा है, पीएच3 की वजह से आ रहा है। तो पीएच3 क्या हुआ, एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जितनी जल्दी हाइड्रोजन निकालेगा उतनी ही जल्दी दूसरे को रिड्यूस करेगा। और जैसे हमें पता है कि डाउन द ग्रुप आने पे हाइड्रोजन निकालना इजी हो जाएगा, जैसे BH3 की डिकम्पोजिशन इजी है, तो ये हाइड्रोजन बहुत जल्दी निकालेगा। जितनी जल्दी निकालेगा उतनी जल्दी दूसरे में जाएंगे, उतनी ही जल्दी उसकी रिडक्शन होगी। तो इट मीन्स अगर मैं बात करूं इन पांचों में से रिड्यूसिंग करेक्टर किसका सबसे हाई है, बिस्मथ वाले हाइड्राइड का, क्योंकि इसको डिकम्पोज करना सबसे इजी है बिकॉज ऑफ लेस थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, जिसकी वजह से ये बहुत इजीली हाइड्रोजन लूज करेगा और दूसरे को दे देगा। और अमोनिया जो है वो सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा इन सभी में से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, reducing character increases down the group because the thermal stability decreases as the bond length increases down the group. Okay, यही रीजन है कि अमोनिया इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट whereas bismuth hydride is the strongest reducing agent amongst all the hydrides. ग्रुप 15 में जितने भी हाइड्राइड्स हैं उनमें से जो बिस्मिथ का हाइड्राइड है दैट इज द मोस्ट रिड्यूसिंग वन, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये आउट ऑफ ग्रुप 15 में से। इनफैक्ट सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट यही है, रिड्यूसिंग पावर इसी की है। उसके बाद आता है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड। यहाँ पे देखो केमिकल प्रॉपर्टी में अब हम हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिख ही देते हैं हेडिंग में हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। हम ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो अभी हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे हाइड्राइड्स का। ठीक, डाउन द ग्रुप जाने पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ठीक है, बट अमोनिया एक्सेप्शन है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट पीएच3 और एएसएच3 से ज्यादा होता है। ये एक्सेप्शन की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम जनरल ट्रेंड की बात कर लेते हैं कि ये वाला ट्रेंड क्यों है, डाउन द ग्रुप जाने पे बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड्स का बढ़ता क्यों है। अभी एक्सेप्शन की बात नहीं करनी, अभी हम जनरल ट्रेंड की बात करेंगे। ओके, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑन इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वंडरवॉल फोर्सेस। आपको पता है पीएच3 का साइज छोटा होगा, तो एक पीएच3 का मॉलिक्यूल दूसरे पीएच3 मॉलिक्यूल के साथ इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा। एएसएच3 का जो साइज है वो बड़ा होगा, तो ये दोनों इनके बीच में जो वॉन्डरवॉल फोर्स होगी वो स्ट्रांग होगी। इसके केस में साइज और बड़ा होगा। और आपको पता है जैसे जैसे साइज बढ़ता जाए तो मॉलिक्यूल के बीच में जो वॉन्डरवॉल फोर्स है वो इंक्रीज होती जाती है। तो इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, एज द साइज इंक्रीजिंग वॉन्डरवॉल फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग of the hydrides. So that's why down the group boiling point increases. बट अमोनिया का एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों है, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होना चाहिए था, बट हम कह रहे हैं कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा होता है, इवन इससे भी ज्यादा होता है एएसएच3 से। वाई, उसका रीजन है अमोनिया के केस में अमोनिया का एक मॉलिक्यूल अमोनिया के बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। अमोनिया में मॉलिक्यूल्स के बीच में वेंडरवाल फोर्स नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाने के लिए कंडीशन क्या थी, अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ओके, इसलिए अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है, और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इनमें सभी में वॉन्डरवॉल फोर्सेज हैं। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अमोनिया एक्सेप्शनल बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, जैसे अगर यहाँ से ये निकाल दें तो वो तो वही जनरल ट्रेंड वाला ऑर्डर हो गया ये वाला, बट अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा होता है, इसलिए अमोनिया इन बिटवीन आ जाता है।
आना इसको सबसे एंड में चाहिए था, बट आता ये बिटवीन में है, बीच में। ओके, तो ये एक्चुअल ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपने नहीं भूलना है, इसको याद रख लो। ये वाला, ओ सॉरी। ओके, और ये एक्सेप्शन आने का रीजन, इस एक्सेप्शन का रीजन आपके पास ये रहा, एक्सेप्शनल इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। लास्ट, बेसिक करेक्टर। अब ये बेसिक करेक्टर क्या चीज है? बेसिक करेक्टर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एज अ बेस एक्ट करना। बेस कौन एक्ट करता है? जिसके ऊपर लोन पेयर हो। हम लुईस बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिस भी सब्सटेंस के ऊपर लोन पेयर हो, उसको बोलते हैं कि वो एक लुईस बेस है। तो हम इसी बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि जितने भी हाइड्राइड्स हैं उनमें लोन पेयर तो होगा ही होगा मेटल के ऊपर। ओके, तो इट मींस जितने भी हाइड्राइड होते हैं ग्रुप 15 के, दे ऑल आर बेसिक। बट इसमें भी वही बात बनेगा कि ये वाला हाइड्राइड ज्यादा बेसिक है कि ये वाला हाइड्राइड ज्यादा बेसिक है। इनमें भी आपस में होते हैं ट्रेंड कि कौन ज्यादा बेसिक है, ठीक है। तो वो देखते हैं अब बेसिक कैरेक्टर। अमोनिया एंड अदर हाइड्राइड्स आर बेसिक इन नेचर because of presence of lone pair of electron on the central atom. Okay, basic character depend upon the electron density of lone pair. किसी भी लुईस बेस की जो बेसिक कैरेक्टर है कि वो कितना बढ़िया बेस है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लोन पेयर, कि इस लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कितनी है, कितना ये डेंस है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकलती है? चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना कम हो उतना ही अच्छा है, और चार्ज जितना ज्यादा हो, चार्ज का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी है। ओके, बेसिक कैरेक्टर डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लोन पेयर, देयरफॉर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्योंकि नाइट्रोजन छोटे साइज का है और इसका जो लोन पेयर होगा वो बड़ा लोकलाइज्ड होगा। ओके, क्लियर। फॉस्फोरस के केस में जो है ये साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। मैंने अभी बताया ना चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बाय वॉल्यूम, ठीक है। चार्ज तो सभी में एक जैसा ही है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं लोन पेयर में, चार्ज तो सभी में ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। बट डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, जो आपका सेंट्रल एटम है उसका साइज बड़ा होता जा रहा है, तो ये लोब का साइज बड़ा होता जाएगा, लोब का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। लोब का वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। इसलिए सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसके लोन पेयर की होती है? अमोनिया के। और सबसे कम किसकी होती है? बिस्मिथ के। ओके, इसलिए अमोनिया इज अ वेरी गुड बेस आउट ऑफ दीज ऑल। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये जनरल ट्रेंड जो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही है। ओके, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। आगे एक क्वेश्चन है हमारे पास, फॉस्फीन PH3 when passed through water forms bubble while ammonia does not, why? इसको इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है कि फॉस्फीन वाटर सॉल्युबल होता है, अमोनिया वाटर सॉरी फॉस्फीन वाटर इनसॉल्युबल होता है, अमोनिया वाटर सॉल्युबल होता है। क्यों? ये इसी क्वेश्चन को पूछने का अलग अंदाज है, ठीक है। देखो, अगर आप, ये वाटर है, इसमें से नीचे से ये पाइप लगा के आपने फॉस्फीन पास करवाई, तो फॉस्फीन क्या होता है? फॉस्फीन बबल आउट होती है। क्यों बबल आउट होती है? क्योंकि फॉस्फीन वाटर में डिजोल्व नहीं होती। ओके, बट यही अगर आपने पाइप के थ्रू यहाँ से अमोनिया सप्लाई करी होती, तो अमोनिया के आपको बबल्स बनते नहीं दिखेंगे ना। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि अमोनिया वाटर में घुल ही जाता है, ठीक है। क्यों घुल जाता है? अमोनिया वाटर सॉल्युबल होता है। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अमोनिया एंड वाटर आर soluble, so that's why ammonia do not bubble out from the water, instead it dissolve in the water, whereas phosphine is not soluble in water, that's why it bubble out. Ammonia is water soluble as it forms H bonding with hydrogen water molecules, whereas phosphine is in water, sorry,
फॉस्फीन इज वाटर इनसॉल्युबल सो इट बबल आउट। ओके, तो ये रीजन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, फॉस्फीन इज वाटर इनसॉल्युबल वेयर एज अमोनिया इज वाटर सॉल्युबल, वाई? सिंपल आंसर है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बिटवीन अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल मेक अमोनिया वाटर सॉल्युबल। और इनमें से बाकी कोई भी हाइड्राइड ऐसा नहीं है जो वाटर सॉल्युबल हो, क्योंकि इनमें से कोई भी हाइड्राइड जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, सिर्फ अमोनिया बना सकता है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को।